हेलो दोस्तों, मैं लखपत कुमार आपका यूपीएससी फाइटर 100 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले इंडियन पॉलिटी में जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है हमारा मूल अधिकार। दोस्तों, मूल अधिकार में जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में दोस्तों हम आर्टिकल 14 और 15 ये आर्टिकल हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे दोस्तों 16, 17 और 18 ये 3 अनुच्छेदों के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जो हमारा अनुच्छेद 14 है उसमें दे रखा है विधि के समक्ष समानता, और दोस्तों 15 में दे रखा है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। ठीक है दोस्तों, इसमें 15 में ये दे रखा है। आज हम देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 16 में जो क्या दे रखा है। सबसे पहले ये देखते हैं दोस्तों, 16वें अनुच्छेद में है लोक नियोजन के विषयों में समानता। दोस्तों, लोक नियोजन क्या है? ये गवर्नमेंट जॉब है और किसी भी विधिक पद पर हो जो व्यक्ति होता है या कोई भी पद होता है तो दोस्तों वो लोक नियोजन कहलाता है। एक गवर्नमेंट जॉब हो गई वो लोक नियोजन कहलाता है। इसके विषयों पर जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो दोस्तों सबको समान अवसर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी कास्ट का हो या कोई दूसरा व्यक्ति है तो उसे समान नहीं, मतलब उसे अवसर नहीं दिया जाए। ये दोस्तों ये मेनली अनुच्छेद 16 विदेशियों को नहीं प्राप्त है। ये विदेशियों को नहीं प्राप्त है, ये केवल भारत के ही व्यक्तियों को प्राप्त है। विदेशी इसमें भाग ये मतलब इसके आधार पर ये इनको प्राप्त नहीं है। अब दोस्तों इसमें क्या क्या है ये देखते हैं। इस अनुच्छेद के 6 खंड हैं, 5 नहीं सॉरी 6 खंड हैं, और जिनमें से सबसे पहले 2 अर्थात 16 फर्स्ट और 16 सेकंड में लोक नियोजन के विषय में समान, मतलब इसमें बताएगा 16 फर्स्ट और 16 सेकंड बताएगा समान अवसर प्रदान किए जाएगी और इसकी इसमें गारंटी दी गई है। ठीक है दोस्तों, और 16 थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ है उसमें दे रखा साधारण अपवाद। यानी अब इसमें दे रखा है कि अब कहीं ना कहीं समान अवसर नहीं दिया जाएगा। अब कहाँ कहाँ नहीं दिया जाएगा वो दोस्तों कब नहीं दिया जाएगा? जब आरक्षण मिलने लगेगा। जब आरक्षण मिलेगा तो दोस्तों किसी को तो ज़्यादा मिल जाएगा, किसी को कम मिलेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं ये अपवाद के रूप में दे रखे हैं। अब कितने हैं? वो 4 आर्टिकल ऐसे हैं जो अपवाद के रूप में दे रखे हैं। और दोस्तों और क्या देखते हैं? अब देखते हैं जो अनुच्छेद 16 है वो हमारा केवल राज्य के अंदर अधीन जो सेवाएं हैं उनमें ही काम करेगा ये, परंतु गैर सरकारी और निजी क्षेत्रों पर ये लागू नहीं होगा। क्यों नहीं लागू होगा? अब तुम कहोगे किसी गवर्नमेंट जॉब में तो तुम्हें समान संरक्षण दिया जाएगा, समान तुम्हें सेवा का मौका दिया जाएगा, अवसर मिलेगा। लेकिन तुम्हें प्राइवेट जॉब होगी तो वहाँ पर थोड़ा ना समान मिल जाएगा। वहाँ पर तो वो चाहेंगे जिस व्यक्ति को दिए देंगे, और जिसे अगर निकालना चाहेंगे जॉब से वो निकाल सकते हैं, उनके पास पावर रहेगी। और दोस्तों अगर वो कहें कि हम तो तुम्हें इतना वेतन देंगे इस काम के लिए, तो भाई अगर वो उनका डिसाइड है, वो चाहें तो कम दे दें वेतन, चाहें तो अधिक दे दें, वो उनके ऊपर मतलब बताता है। तो इसीलिए ये गैर सरकारी निजी क्षेत्रों पर ये लागू नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अब हम बारी बारी से 6 जो भाग हैं इसके वो एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो अनुच्छेद 16 का फर्स्ट है उसमें क्या है दोस्तों? उसमें दे रखा सभी राज्यों के द्वारा सभी नागरिकों को राज्य के अंतर्गत रोजगार नियुक्ति में अवसर की समानता दी जाएगी। यानी जो सभी राज्य होंगे, तो भारत के अंदर 28 राज्य हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है दोस्तों, अब उनके जो सभी नागरिक होंगे, ठीक है, वो अपने व्यक्ति जो होंगे, नागरिक होंगे उस राज्य के, उनके लिए समान मतलब उनके लिए रोजगार समान उपलब्ध कराएंगे राज्य जो हैं। ठीक है दोस्तों, समझ लेना। और सेकंड जो है, सेकंड क्या कहता है? सेकंड कहता है दोस्तों राज्य के अंतर्गत रोजगार एवं नियुक्ति में केवल जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश, जन्मस्थान, निवास अथवा उद्योग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेकंड कहता है कि यहाँ पर भेदभाव नहीं होगा। किसके आधार पर नहीं होगा? एक तो जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश, जन्मस्थान और निवास, इसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अब दोस्तों आगे जाके क्या होता है? अब आगे थर्ड कुछ और कहता है। अब थर्ड क्या कहता है? थर्ड के बारे में देखते हैं। थर्ड कहता है राज्य के अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार में राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित क्षेत्र के अंतर्गत निवास के आधार पर स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी अब जो
सेकंड था वो तो कह रहा था निवास के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, निवास के आधार पर स्थानीय जो लोग होंगे उसी राज्य के लोग होंगे उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों दी जाती है ना, जैसे किसी यूपी पुलिस वगैरह में तुम फॉर्म भरते हो या किसी और में भी देते हो, तो दोस्तों अगर अपने यूपी के बच्चे यूपी में भरेंगे तो उन्हें ज़्यादा सीटें आरक्षित होती हैं उनके लिए, लेकिन अदर स्टेट में जाते हैं तो वो जनरल में काउंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, वो जनरल में काउंट होंगे, ऐसा होता है। लेकिन अपने राज्य के अंदर रहेंगे तो वो अब जिस एससी के हैं तो एसटी में मतलब होंगे, और एसटी के हैं तो एसटी में होंगे। दोस्तों जिस कास्ट के होंगे उसी कास्ट में उन्हें होगा, और उनके स्पेशल अपने राज्य के लिए और उन्हें अधिक प्रावधान है उनके लिए, उन्हें आरक्षण भी दिया जाता है। लेकिन दूसरे स्टेट में जाते हैं तो उनके लिए थोड़ा कम होता है। ठीक है दोस्तों, आप समझ लेना। और अब देखते हैं जब फोर्थ है, फोर्थ क्या कहता है दोस्तों, फोर्थ कहता है नागरिकों को किन्हीं पिछड़े वर्गों को राज्य के अंतर्गत रोजगार एवं नियुक्ति में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। अब कह रहा है अब जो नागरिक होंगे, अब वो राज्य होगा तो वहाँ के जो पिछड़े वर्ग होंगे उनके लिए जो रोजगार और नियुक्ति में आरक्षण देगा। अब दोस्तों अब चलो ठीक है, नागरिकों के लिए राज्य और उनके पिछड़े जो वर्ग होंगे उनके लिए रोजगार और आरक्षण देगा, रोजगार के लिए आरक्षण देगा। अब दोस्तों सबसे पहले मेनली बात आती है कि हम किन लोगों को पिछड़ा वर्ग माने, क्या हर कोई व्यक्ति पिछड़ा वर्ग है या फिर कौन सा है, ये तो अब नहीं डिसाइड कर पा रहे। तो अब ये डिसाइड कैसे होगा ये देखते हैं। मेनली बात नोट करने बात याद करने वाली बात यह है कि संविधान में नागरिकों के पिछड़े वर्ग का प्रावधान नहीं है, यानी पिछड़ा वर्ग को परिभाषित नहीं कर रखा है कि पिछड़ा वर्ग कौन है कैसा है, इसके बारे में संविधान में कुछ नहीं दे रखा है। तो अब कहाँ से हम अब पिछड़ा वर्ग को पहचान करें दोस्तों, पिछड़ा वर्ग पहचान कैसे होगा, एक आयोग आता है जिसका नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग, या कहते हैं इसे बीपी मंडल। ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा बताया गया था जो हमारा पिछड़ा वर्ग कौन होगा। दोस्तों इसमें कहा गया था जो भारत में जो लोग रह रहे हैं वो पिछड़ी जाति के जो हैं वही लोग पिछड़े वर्ग के कहलाएंगे। यानी अब पिछड़ी जाति कौन सी है, एससी और एसटी। एससी और एसटी के लोग होंगे, वो लोग जो होंगे वो पिछड़ा वर्ग कहलाएंगे, उनके लिए आरक्षण देगा राज्य। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद अब और क्या बवाल खड़ा होता है, अब आगे क्या होता है, आगे क्या होगा, आगे होगा नरसिंह राव समिति की सिफारिश के आधार पर आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। ये कब की गई थी दोस्तों, ये 1991 के समथिंग की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब 10% आरक्षण मिल रहा था और किनको, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जिनके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं था, यानी वो गरीब जो थे उनके लिए 10% आरक्षण मिल रहा था। अब ये कैसे पहचान हो कि मतलब आर्थिक रूप से, अब इसे जो था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ बाद 1992 में आया था दोस्तों। ये किसके ऊपर, इस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, क्या दिया, एक तो आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, दूसरा दिया कि इसे जो था नरसिंह राव समिति की सिफारिश में 10% आरक्षण जो था आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए उसे समाप्त कर दिया गया, इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, किसे, 10% आरक्षण जो मिल रहा था। अब क्या होता है दोस्तों, इसके बाद आरक्षण की फिर मांग उठती है, तो इसके बाद जो 16 फोर्थ का ख ये बनाया जाता है। अब आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए बनाया जाता है। मिली इसमें क्या कहा गया है, आरक्षण प्रदान करने की शक्तियों पर कुछ सीमाएं निर्धारित की गई, और को कैसा आरक्षण, वो था आर्थिक रूप से। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या कहा गया, आरक्षण की सीमा एक तो 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कहा है। दूसरा कहा क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया। अब क्रीमी लेयर दोस्तों क्या होता है, जो सरकारी जॉब में हो, किसी विधिक पद पर हो, तो दोस्तों वो लोग क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं और उन लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्या देते हैं, पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व का अपर्याप्तता। अब दोस्तों ऐसे जो वर्ग जो 50% से अधिक कम जिसका प्रतिनिधित्व हो, तो वो लोग भी पिछड़े वर्ग में आएंगे। ठीक है दोस्तों, और उन लोगों के लिए आरक्षण मिलेगा।
ये हमारा 16 फोर्थ का ख कहता है। अब देखते हैं 16(5) क्या कहता है। दोस्तों 16(5) कहता है हमारा पिछड़े वर्गों की पहचान या न्याय पुनर्वलोकन हो सकता है। जो पिछड़ा वर्ग होगा उनकी पहचान के लिए, क्योंकि बाद में भी कुछ पहचान कमियां हो सकती हैं, उसके लिए न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्वलोकन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये दे रखा है 16(5) में। और 16(6) क्या कहता है? 16(6) कहता है दोस्तों आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण, जो वहाँ पर ख़त्म कर दिया गया था दोस्तों, वो अब स्टार्ट कर दिया गया। आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण, ये दोस्तों कब किया गया था? 103वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया था। इसमें दोस्तों कुछ सीमाएं दी गई थी। वो सीमाएं क्या दी गई हैं? क्रीमी लेयर में ना आता हो, दोस्तों वही है, क्रीमी लेयर के अंदर ना आता हो। दूसरा दिया गया था अगर जो व्यक्ति क्रीमी लेयर के अंदर नहीं आता है वो व्यक्ति गरीब है। ठीक है दोस्तों, आर्थिक रूप से गरीब है। और जो व्यक्ति 8 लाख से कम कमाता है, 8 लाख वार्षिक आय से जिसकी आय कम है, तो वो भी मतलब गरीब है, उसे भी आरक्षण मिलेगा 10% वाला। और तीसरा जिसके पास 5 एकड़ से ज़मीन कम हो तो वो भी गरीब है और उसे भी 10% वाला आरक्षण प्रदान होगा। ये कौन कहता है? 16(6). ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, अगला आर्टिकल आता है वो है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 कहता है अस्पष्टता का अंत, यानी अब राज्य अस्पष्टता के अंत की घोषणा करता है। अब अनुच्छेद 16 के जरिए कोई ये नहीं कह सकता छुआछूत के ये मतलब नीची बिरादरी का है, इस मंदिर में नहीं जा सकता। तुमने देखा होगा कि कुछ ऐसे होते हैं ऊंची बिरादरी के, जनरल के लोग ऐसे होते हैं कि मतलब ST वालों को अंदर नहीं जाने देते। अब ऐसा ख़त्म कर दिया गया। अनुच्छेद 17 कहता है कि अब छुआछूत बिल्कुल समाप्त, और ऐसा कोई करेगा तो वो दंडनीय अपराध है। इसके अनुसार छुआछूत प्रतिबंधित कर दिया गया और यह एक दंडनीय अपराध है, इस पर दंड भी दिया जाएगा। इसके लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 इसी से संबंधित, दोस्तों इससे संबंधित कौन सा है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 इसी से संबंधित है। किससे? छुआछूत अधिनियम से। ये कब आया था? 1951 में। 1951 में आया था छुआछूत अधिनियम, और इसी से संबंधित था सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट आर्टिकल आता है वो है हमारा अनुच्छेद 18 समानता के अधिकार में। दोस्तों ये अंतिम अनुच्छेद है, अनुच्छेद 18। और इसमें क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधियां क्या होती हैं? जो हमें उपाधियां मिलती हैं किसी के द्वारा, किसी कंपनी, किसी देश के द्वारा जो मिलती हैं वो उपाधियां। अब दोस्तों ये क्या है? इसके बारे में, इसके तहत संविधान की उपाधियों को दुरुपयोग रोकने के लिए राज्य को उपाधियों को प्रदान करने से प्रतिबंधित करता है। अब ये क्या कहता है? राज्य किसी को उपाधियां नहीं देगा। अब तुमने देखा होगा स्वतंत्रता से पहले किसी को मतलब हिंद केसरे हिंद की उपाधि मिल रही थी, गांधी जी को मिली थी। और दोस्तों ऐसे ही जो उपाधियां मिल रही थी, और जैसे उपाधि व्यक्ति उन उपाधियों को अपने नाम के साथ जोड़ता था, और नाम के साथ जोड़ने के बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाती थी। तो दोस्तों वहाँ पर समानता के अधिकार का हनन होता था, क्योंकि वहाँ पे समान तो नहीं रहे। क्योंकि एक कहेगा कि हम मतलब फलाने सिंह ये हैं, हमें ये उपाधि मिल चुकी है, अपने नाम के आगे लगाएगा वो, तो उसे अब दूसरा व्यक्ति के पास उपाधि नहीं होगी, तो वहाँ की दूसरे व्यक्ति की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए अब समानता का अधिकार का जो हनन होने लगा, तो इसीलिए उपाधियों का अंत कर दिया गया। अब राज्य ऐसी उपाधियां नहीं देगा जिससे समानता का अधिकार का हनन होता हो। अब उपाधियों का अंत हो गया। अब उपाधियां परंतु क्या है? परंतु यह प्रतिबंध केवल राज्य के विरुद्ध है, यानी राज्य ही नहीं उपलब्ध कराएगा, राज्य ही नहीं किसी को उपाधियां दे सकता। अन्य सार्वजनिक संस्थान जैसे विश्वविद्यालय आदि अपने नेताओं या गुरुजनों का सम्मान करने के लिए उपाधियां सम्मान दे सकते हैं। यानी केवल राज्य नहीं देगा, राज्य तो नहीं देगा किसी को उपाधियां, लेकिन जो प्राइवेट संस्थान है यानी सार्वजनिक संस्थान है वो किसी को भी उपाधि दे सकते हैं। जैसे अपने टीचर्स हो गए, अपने छात्र हो गए, या कोई सम्मानजनक व्यक्ति हो गया, उसे उपाधियां दे सकता है और वो अपने लिए प्रयोग करेगा। ठीक है दोस्तों, और नोट याद करने वाली बात दोस्तों इसमें एक और है। अब वो क्या है? राज्य को सेना और शिक्षा संबंधी सम्मान देने का अधिकार है। यानी उपाधियां 2 प्रकार की मिल सकती हैं, और एक क्या है? सेना की, एक शिक्षा की। यानी सेना में जनरल बनरल होते हैं जो
जनरल, कर्नल, ये लोग अपने नाम से पहले रिटायर होने के बाद भी ये अपना नाम कि जनरल फलानी सिंह, कर्नल वो, ये दोस्तों अपना नाम से पहले ये लोग अपनी उपाधि को लगा सकते हैं। और शिक्षा में दोस्तों आपने देखा होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह, दोस्तों जो पीएचडी कर रखे हैं, जो डॉक्टर हैं, तो दोस्तों वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। ओके, शिक्षा से भी तुम्हें जो उपाधियाँ मिलेंगी, जैसे वकील और भी होते हैं दोस्त, तुमने देखा होगा शिक्षा से संबंधित तुम उपाधियाँ अपने नाम के बाद लगा सकते हैं, नाम से पहले या नाम के बाद लगा सकते हैं। ये केवल 2 ही क्षेत्र में मिल सकती है और राज्य के द्वारा, एक तो है सेना और एक शिक्षा। याद रखना तुम्हें, इसी से प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों आज की क्लास केवल हमारी यहाँ तक थी और हम आगे जो क्लास करेंगे दोस्तों, अब हमारा जो रहेगा अनुच्छेद 19। अब जो एक केवल वीडियो मिलेगी वो अनुच्छेद 19 के बारे में मिलेगी। वीडियो बहुत ही अच्छी रहेगी। वाक स्वतंत्रता इसमें दे रखा है।